दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास। बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। साइकोलॉजी में सबसे बड़ी यूनिट यही मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही मानी जाती है और ये बहुत अच्छे से आपको कवर करनी पड़ती है। एक बाल विकास बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो, एक अधिगम बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो, फिर ज्यादा दिक्कतें आपके सामने कहीं भी किसी भी रूप में साइकोलॉजी में नहीं आती हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। मैं नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ा रहा था और नैतिक विकास सिद्धांतों में इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत और हेविंगहर्स्ट के नैतिक विकास सिद्धांत की चर्चा की, जिसमें जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है एग्जाम पैटर्न को और साइकोलॉजी के 10 में से 6 पेपरों में कोहलरबर्ग के प्रश्न जरूर आता है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है ये और इस तरीके से तैयार करना है कि यहां से हमारा एक प्रश्न आएगा और हमारा 100% सही होगा, वो प्रश्न मेरा गलत नहीं हो सकता। इस लिहाज से हमें इसको पढ़ना है। तो देखिए कोहलरबर्ग क्या था, कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न के साथ एक एक चीज मैं समझाऊंगा। रिलैक्स मूड में समझिएगा कैसे क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। देखिए कोहलरबर्ग की अपन चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको यह देखना है कि कोहलरबर्ग जो था, कोहलरबर्ग, ठीक है, इसने सिद्धांत दिया नैतिक विकास सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा दिया? नैतिक विकास सिद्धांत। अब कई बार जब डेट का चक्कर पड़ता है तब आपको दिमाग में रखना, सबसे पहले दिया था जीन पियाजे ने। सबसे पहले नैतिक विकास चर्चा किसने की? जीन पियाजे ने। इसने 1969 में सबसे पहले सिद्धांत दिया, फिर संशोधन हुआ 1982 और 1984, ठीक है। कुछ किताबों में 1981 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 81 82 अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है डेट को लेकर, ठीक है। तो ये एक स्पेशली इसमें संशोधन हुए हैं, ठीक है। फिलहाल जो अंतिम संशोधन था 1984 था। तो कोहलरबर्ग डेट नहीं पूछेगा, फिर भी नॉलेज के लिए याद रखना है। कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है 1969 में, सबसे पहले इन्होंने चर्चा की। 81 82 और 84 में इसमें क्या हुए? संशोधन हुए, ठीक है। इसने कितने वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किया? तो इसने 72 बच्चों पे प्रयोग किया था और ये बच्चे जो स्पेशली थे वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों को इसने नैतिक तरकना कहा। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, याद रखना है कि नैतिक तरकना का वर्ष जो कहा है वो किसने कहा? 10 से 16 वर्ष को। देखो सिंपल सी बात याद रखना, बेसिक सी चीजों की चर्चा कर रहा हूं मैं। कोहलरबर्ग के सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत। 1969 में दिया, 81 82 और 84 में इसमें क्या हुए? संशोधन हुए, ठीक है। इसने कितने बच्चों पे प्रयोग किया? तो इसने 72 बच्चों पे, यानी 72 बच्चों पे इसने लगभग इसने साक्षात्कार का प्रयोग किया था और 72 बच्चों से इसने क्या किए? प्रश्न पूछे, क्वेश्चंस पूछे और उन प्रश्नों के आधार पे इसने विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं और 6 उप अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। तो 3 मुख्य उप अवस्थाएं और उसके अंतर्गत प्रत्येक मुख्य अवस्था के अंतर्गत 2 उप अवस्थाओं का इसने वर्गीकरण किया। तो टोटल 6 अवस्थाएं हो गई और मुख्य अवस्थाएं 3 थी, उप अवस्थाएं 6 थी। तो अवस्थाएं जब पूछता है और एग्जाम में यदि 6 हो तो आपको 6 ही करके आना है, याद रखना। और यदि स्तर पूछता है तो आपको 3 स्तर करके आना है। कितने बच्चों में प्रयोग किया? 72 बच्चों में प्रयोग किया। नैतिक लॉजिक का जो वर्ष कहा है वो क्या कहा है इसने? 10 से 16 वर्ष के बच्चों में नैतिक तरकना का विकास होता है, जहां वो एक विवेक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं 10 से 16 वर्ष के बच्चे। और इसके ऊपर इसने कहानी ली थी हिंज की नैतिक दुविधा। हिंज की नैतिक दुविधा, इस कहानी के आधार पे इसने जो है वो प्रयोग किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि साहब हिंज की नैतिक दुविधा क्या थी। देखिए बोर्ड के ऊपर अब तक जो लिखा है मैंने, इनमें से 3 प्रश्न आपसे पूछ सकता है और पूछे गए हैं। स्कूल लेक्चर में इस बार प्रश्न आया था कि हिंज की नैतिक दुविधा पे आधारित अधिगम नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो हिंज की नैतिक दुविधा पे आधारित नैतिक सिद्धांत किसका है? कोहलरबर्ग का। कितने वर्ष के बच्चों को इसने नैतिक लॉजिक का वर्ष कहा है? 10 से 16 वर्ष को। कितने बच्चों में प्रयोग किया? 72 बच्चों पे प्रयोग किया। सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत। अब देखिए समझिए क्या थी हिंज की नैतिक दुविधा। देखिए हिंज कौन है? हिंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी जो है वो कैंसर से पीड़ित है और वो महिला जो है वो कैंसर से पीड़ित है और उसकी केवल एक औषधि आती है, एक ही दवाई है और वो दवाई एक मेडिकल स्टोर पे है और वो मेडिकल स्टोर जो अमेरिका का है, वो मेडिकल स्टोर वाला उस दवाई की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा ले रहा है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो तो है $200। कितने डॉलर है? $200, लेकिन वो इसके पैसे ले रहा है $2000। कितने ले रहा है? $2000, यानी कि 10 गुना
ज्यादा रेट ले रहा है। और क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास अधिकार है। भाई दुनिया में जब कोई चीज एक आदमी के पास होती है तो फिर वो उसकी मनवाकिफ कीमत वसूल करेगा। इसलिए निजीकरण का विरोध किया गया है कि भाई निजीकरण जब कोई देश में होता है, कोई चीज निजी के हाथों में जाती है तो फिर वो शोषण शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी की बात कर लें, फिर वो अपनी मनवाकिफ दाम लगाती है। तो इस सरकारी व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया था। तो वहां जो है वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि साहब मैं तो $2000 से ₹1 कम नहीं लूं। अब हिंज जो जिसकी पत्नी बहुत कैंसर से पीड़ित है, बहुत दर्द से गुजर रही है, वो बेचारा पहुंचता है और उसके पास निवेदन करता है कि साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मैं कहीं से जुगाड़ करके $1000 लाया हूं। कितने डॉलर लाया हूं? मैं $1000 लेके आया हूं। आप मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी जैसे ही सही हो जाएगी मैं बाकी की डॉलर आपको वापस दे दूंगा, यानी ₹1 आपका रखूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे पास $1000 हैं, तो प्लीज आप ये $1000 रख लीजिए। लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला मना कर देता है कि नहीं, मैं 1999 भी नहीं लूंगा, मैं टोटल कितनी लूंगा? मैं तो $2000 ही लूंगा, $2000 से ₹1 कम नहीं लूंगा। तो $2000 को लेकर वो अडिग रहता है और हिंज बेचारा निवेदन कर करके थक जाता है, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला उसे दवाई नहीं देता है। अब हिंज आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की स्थिति देखी नहीं जाती है। एक रात को वो सोते सोते उठता है और उठने के बाद वो उसी मेडिकल स्टोर पे जाता है और उस मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उसने उसका लॉक तोड़ा और लॉक को तोड़ने के बाद उस दवाई को उसने चुरा लिया। किसने? हिंज ने। समझिए इस कहानी में क्या है। हिंज जो दुविधा में था कि मैं चोरी करूं कि नहीं करूं, लेकिन उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी और इसलिए उसने क्या किया, उस लॉकर को तोड़ा और वो कैंसर की दवाई उठा के ले आया। अब उन बच्चों से इसने प्रश्न पूछे, क्या ये हिंज का कार्य सही था या गलत था? अब हर बच्चा अपनी आयु के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार इस नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सही था, कोई कहेगा कि गलत था, ये तो कानून को तोड़ा है, नियमों को तोड़ा है, कोई कहेगा उसने अपने संबंधों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए एकदम सही किया है। तो इस प्रकार से नैतिकता के अलग अलग आयाम हमें दिखाई देते हैं और इन्हीं आयाम के आधार पर कोहलरबर्ग ने 3 मुख्य स्तर और 6 उप अवस्थाओं में इस सिद्धांत को कंप्लीटली डिवाइड किया है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बहुत सिंपल सी कहानी है। कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत 1969, 81, 82, 84 में संशोधन, 72 बच्चों पे प्रयोग, ये आपको लिख लेना है। कितने वर्ष के बच्चों को नैतिक लॉजिक का वर्ष कहा है? 10 से 16 वर्ष के बच्चे को नैतिक लॉजिकता का वर्ष कहा है। किस कहानी पे आधारित है सिद्धांत? हिंज की नैतिक दुविधा पे यह सिद्धांत आधारित है। किसकी दुविधा पे? हिंज की नैतिक दुविधा पे यह सिद्धांत आधारित है। वो मेडिकल स्टोर वाले $200 का कितना पैसा ले रहा था? $2000 ले रहा था और इससे व्यथित होकर हिंज जो है वो उस दवाई को चुरा लेता है। यहीं से इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो साक्षात्कार लिया इसने, कितने बच्चों पे लिया? 72 बच्चों पे लिया और इन बच्चों में इसने 10 से 16 वर्ष को नैतिक लौकिकता का वर्ष कहा। तो अब इसको समझना है कि वास्तव में वो अवस्थाएं क्या थी। देखो इसका एग्जाम पैटर्न सिंपल बता दूं, ये तो बेसिक प्रश्न है। 72 बच्चे, 10 से 16 वर्ष और हिंज की नैतिक दुविधा, ये तीनों एग्जाम में आगे मतलब कभी भी रिपीट हो सकते हैं, आपको सबको देख के जाना है। नॉर्मली मैं इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं आपको कि यहां से जो प्रश्न पूछेगा, लगभग प्रश्न ये पूछता है कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? 6 उप अवस्थाएं। एक उदाहरण दे देगा और ये पूछेगा ये कौन सी अवस्था का लक्षण है, ये कौन सी अवस्था का लक्षण है, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या उत्तर परंपरागत। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने आएगा और आपको यह देखना है कि इसका संबंध परंपरागत से है या पूर्व परंपरागत से है या पोस्ट परंपरागत या उत्तर परंपरागत से हैं। तो आपको इन तीनों अवस्थाओं को समझना है और बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या प्रश्न पूछ सकता है। वो कंप्लीटली मैं इसके माध्यम से आपको व्याख्या करके समझा रहा हूं। तो ये बेसिक पृष्ठभूमि है, ये लिख ली होगी आपने। 72 बच्चे, 10 से 16 वर्ष, हिंज की नैतिक दुविधा, कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अब अपन आगे चल रहे हैं, देखिए आगे। देखिए ये एक प्रकार से है प्री कन्वेंशनल स्टेज।
आप देख रहे हैं बोर्ड पे प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको इसने कहा है कि 4 से 10 वर्ष। इसको लेकर किताबों में बड़ा विवाद है कार्यकाल को लेकर, और बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष होगी, फिर 6 से 12 होगी, फिर 12 से 18 होगी। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में भी इसका कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं, वो ही आपको मानना है कि इसने प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो 4 से 10 वर्ष मानी। कितने वर्ष मानी है? 4 से 10 वर्ष आपको उत्तर करके आना है। अब प्री कन्वेंशनल का मतलब क्या है? परंपरागत। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? परंपरागत। ठीक है, अब नाम चेंज कर देगा। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है परंपरागत है, इसी को आप कह सकते हो औपचारिक। औपचारिक, कन्वेंशनल को औपचारिक बोल दो। पूर्व शब्द लगेगा सबसे पहले, पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक। इसी को आप रूढ़िगत बोल सकते हो या लौकिक बोल सकते हो। इनमें से कोई भी एग्जाम में नाम आ जाएगा, समझिएगा। नामों का चक्कर है, कुछ नहीं है। इंग्लिश में अपन क्या बोल रहे हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर, पूर्व रूढ़िगत स्तर या पूर्व लौकिक स्तर। ये चारों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि कोलरबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो प्रश्न बहुत सारे आते हैं। पूर्व परंपरागत है वही पूर्व औपचारिक है, पूर्व औपचारिक है वही पूर्व रूढ़िगत है, पूर्व रूढ़िगत है वही पूर्व लौकिक है। चारों नाम लिख लीजिएगा, पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व लौकिक। कार्यकाल कितना बताया है? 4 से 10 वर्ष का बच्चा किस में आएगा? इसमें आएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अब 4 से 10 साल का बच्चे का नैतिक व्यवहार कैसा होता है, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है, और जो मैं बातें बता रहा हूं उनको अपने दिमाग में सेट कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आना। नाम देख लिए, पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व औपचारिक, पूर्व लौकिक। अब इसके इसने 2 पार्ट बताए। जो पूर्व परंपरागत स्तर है ये तो मूल स्टेज है, इसकी 2 उप अवस्थाएं इसने बताई हैं। कौन सी? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल रिलीविस्ट। अब समझिए आप, पनिशमेंट ओबीडियंस का मतलब क्या है? आज्ञा व दंड की अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? आज्ञा व दंड की अवस्था। अब आज्ञा व दंड की अवस्था का मतलब क्या है? पनिशमेंट ओबीडियंस का मतलब क्या, समझ लो। जब बच्चा छोटा होता है, शुरुआत में जब बच्चा होता है, तो वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्थिति में होता है। वो अपने माता पिता, समाज के नियमों को आंख मूंद कर पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि यदि मैं नहीं करूंगा तो मुझे ये लोग दंड देंगे, मुझे मेरी मम्मा मारेगी, मुझे मेरे पापा मारेंगे, भगवान मुझे पाप दे देगा, इसलिए मुझे नैतिकता का पालन करना है। क्या करना? नैतिकता का पालन। यानी आज्ञा व दंड की अवस्था का यदि कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी किस अवस्था में बच्चा आज्ञा व दंड के आधार पर नैतिकता का पालन करता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञा व दंड की अवस्था। किस अवस्था में बच्चा माता पिता के नियमों को, समाज के नियमों को सब कुछ आधार मानकर नैतिकता का पालन करता है? आज्ञा व दंड की अवस्था। बिना किसी विचार किए हर चीज को स्वीकार कर लेता है? आज्ञा व दंड की अवस्था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यानी यहां वो नैतिक रूप से क्या होता है? निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष होता है। नैतिक रूप से क्या होगा? निरपेक्ष होगा वो। नैतिक निरपेक्ष, क्योंकि जानता नहीं है। नैतिक निरपेक्ष, परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन। किसके आधार पे? परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये 3 चीजें याद रखना आप। ठीक है, आज्ञा व दंड की अवस्था किसका भाग है? पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व औपचारिक, पूर्व लौकिक। इसका मतलब क्या होता है कि जहां मुझे नैतिक नियमों को मानना है, यदि मैं नहीं मानूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए मुझे बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए उनको मानना है। यहां बच्चा नैतिक रूप से क्या होता है? निरपेक्ष होता है, परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिधर कोई डंडा दिखा देगा बच्चा उस चीज को मान लेगा। शक्ति के आधार पर नैतिकता का पालन करता है, प्राधिकार के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। तो लिख लो, इसमें लिख लो तीनों बातें।
पनिशमेंट, ओबीडियंस, आज्ञा व दंड की अवस्था। बच्चा नैतिक रूप से निरपेक्ष होता है, नैतिकता को जानता नहीं है, क्या नैतिकता है क्या नहीं है। परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। किसके आधार पर करता है? परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी दिखाओगे बच्चा उधर चलेगा। मम्मी डांट रही है मम्मी के अनुसार, पापा डांट रहे हैं पापा के अनुसार, यानी कि उसकी नैतिकता का निर्धारण शक्ति के आधार पर होता है। उसको जैसा आप डर दिखाओगे बच्चा वैसा ही नैतिकता का पालन करेगा। ये कौन सी अवस्था है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सिंपल वे में याद रखना, डरने की आवश्यकता नहीं है। किसका पार्ट है? पूर्व परंपरागत का। यहां बच्चा आज्ञा के आधार पे दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा, बच्चे की नैतिकता को जानता नहीं है। बस इतना सा याद रखना और कुछ नहीं है। दूसरी अवस्था आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंटल। ये क्या है? ये एक प्रकार से यांत्रिक सापेक्ष अवस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक सापेक्ष, यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। इसको सहायक उद्देश्य की अवस्था भी बोल सकते हैं। सहायक उद्देश्य, कोई भी नाम आ जाएगा, सब नाम लिखा रहा हूं हिंदी के भी। सहायक उद्देश्य की अवस्था, इसको मिटा देता हूं पहले वाले को। पनिशमेंट, ओबीडियंस स्टेज, नैतिक निरपेक्ष, परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन। ठीक है, ठीक है। सहायक उद्देश्य, सरल अहंकार, सरल अहंकार की अवस्था भी इसको बोलते हैं। मतलब ऐसे सब शब्द लिखा दूंगा आपको, अलग से कहीं भी किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इनमें से आएगा। सरल अहंकार आ जाएगा, यांत्रिक सापेक्ष अवस्था आ जाएगा, सहायक उद्देश्य आ जाएगा, या एक नाम और दे रहा हूं, वैयक्तिक विनिमय की अवस्था। बस इनके अलावा कोई नाम एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये फिक्स कर लेना, इनके अलावा कोई नाम नहीं आएगा। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष अवस्था है, इंस्ट्रूमेंटल है, सरल अहंकार की अवस्था है, सहायक उद्देश्य की अवस्था है, या वैयक्तिक विनिमय की अवस्था है। अब इनको समझिएगा, सहायक उद्देश्य, सरल अहंकार, वैयक्तिक विनिमय, यांत्रिक सापेक्ष। देखिए यहां पे इसका मतलब क्या है, इसको समझो दो तीन बातों के माध्यम से। वहां पहली वाली जो स्थिति थी, आज्ञा व दंड की अवस्था में, तो बच्चा क्या कर रहा था? मानना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, सही गलत। यहां वो हिंज की चोरी करने के विचार को कह देगा हिंज ने गलत किया, उसमें तो क्या कहेगा? हिंज ने गलत किया, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। तो दंड उसके व्यवहार का निर्धारण करता है, दंड व्यवहार का निर्धारण करता है। इसका मतलब वो आज्ञा व दंड की अवस्था है कि हिंज ने जो किया वो गलत किया, उसको पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी, ये गलत हो गया। ठीक है, यहां आपको क्या समझना है? यहां बच्चा क्या होता है? नैतिक रूप से सापेक्ष होता है, वो निरपेक्ष था। आज्ञा व दंड में क्या था? निरपेक्ष था। यहां पे बच्चा क्या है? सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब, रिलीविस्ट का मतलब क्या है? रिलीविस्ट का मतलब यही तो है सापेक्ष, मतलब कि अपने हित के अनुसार नैतिकता का निर्धारण। किसके अनुसार? अपने हित के अनुसार नैतिकता का निर्धारण। जिस चीज से मुझे फायदा होगा वो काम तो मुझे करना है, और जिस चीज से मुझे नुकसान होगा वो मुझे नहीं करना। इसको अपन बोलते हैं सापेक्ष। समझ में आ रहा है? मैं मेरे हित के अनुसार नैतिकता की व्याख्या करूंगा। जिस चीज से मुझे फायदा होगा मैं उसको मानूंगा, जिस चीज से मुझे फायदा नहीं होगा मैं उस चीज को नहीं मानूंगा। ठीक है, वैयक्तिकता विनिमय का मतलब क्या है? यहां बच्चा सहयोग के आधार पर, आपसी सहयोग के आधार पर, अदला बदली के आधार पर। वैयक्तिकता विनिमय का मतलब क्या है? अदला बदली। किसके आधार पे? अदला बदली के आधार पे। अदला बदली के आधार पर नैतिकता का पालन। ठीक है, कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। तुम मेरे सिर पे खुजली कर दो, मैं तुम्हारी कमर पे खुजली कर दूंगा। तुम मेरे सिर पे खुजली कर दो, मैं तुम्हारी कमर पे खुजली कर दूंगा। ये वैयक्तिक विनिमय है। नैतिक सापेक्ष का मतलब अपने हित के अनुसार व्याख्या करना। इस अवस्था में सरल अहंकार या सहायक उद्देश्य का मतलब क्या है? अपनी आवश्यकता को समझता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझता है। अपनी आवश्यकताओं को जानना, दूसरों के अधिकारों को समझना। यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। ऐसी बातें बच्चा कहां करता है? यांत्रिक सापेक्ष अवस्था में। तुम मेरे सिर पे खुजली करोगे तो मैं तेरी कमर पे कर दूंगा, तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। ये सब कौन सी अवस्था की विशेषता है? इस अवस्था की। लिख लो, आप लिख लो, बहुत सिंपल है। देखिए लिख लो इसमें, इस अवस्था में बच्चा
इस अवस्था में बच्चा नैतिक रूप से सापेक्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा नैतिक रूप से सापेक्ष होता है। वह अपने हित के अनुसार नैतिक रूप से सापेक्ष होता है। वह अपने हित के अनुसार नैतिकता का निर्धारण करता है। वह अपने हित के अनुसार नैतिकता का निर्धारण करता है। जैसे नैतिकता का निर्धारण करता है, जैसे यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे, यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे, यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। समझ में आ गई? बहुत सिंपल चीज है। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तेरे साथ करूंगा, मतलब अदला बदली। यह अदला बदली या सहयोग की नैतिकता के आधार पे होती है। लिखना चाहो लिख सकते हो। यह अदला बदली व सहयोग की नैतिकता के आधार पे अवस्था होती है। अदला बदली के आधार पे, सहयोग की नैतिकता के आधार पे, तुम मेरे साथ ऐसा करो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं को भी समझता है, दूसरों के अधिकारों को भी जानता है, अदला बदली के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको पूर्व रूढ़िगत कहते हैं, पूर्व औपचारिक कहते हैं, पूर्व लौकिक कहते हैं, इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? एक हो गया आज्ञा व दंड की अवस्था, जहां वो परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करेगा, हर चीज को मान लेगा, जैसी भी है उसके खिलाफ विरोध में नहीं करेगा, हिंज के कार्य को गलत ठहराएगा। यहां अपने हित के अनुसार, यदि मेरी पत्नी की जान बचती है तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जिससे फायदा होगा वो करूंगा, और यदि मेरे को नुकसान हो रहा है कि मैं चोरी करता हूं, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो गलत हो। तो इस प्रकार बच्चा अपनी व्याख्या नैतिकता के आधार पर करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल स्टेज है, जहां नैतिक सापेक्षता की इसको अवस्था बोलते हैं, अदला बदली की अवस्था बोलते हैं, सहयोग के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। ये दोनों के नाम याद रखना, और जो चीजें मैंने बताई उनको याद रखना। पर्सन की लैंग्वेज आते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब आगे देखो, ये परी कन्वेंशनल हो गई। ठीक है, ये तो क्या होगी? परी कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत हो गई। अब परंपरागत में क्या समझना आपको? परंपरागत का मतलब क्या है? तो परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज है। ठीक है, इसमें आपको केवल इतना ही करना है कि आप पूर्व शब्द हटा दो। सिर्फ क्या हटा दो? पूर्व शब्द हटा दो, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। सिर्फ पूर्व शब्द हटा दो। कन्वेंशनल स्टेज क्या हो गई? कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये कन्वेंशनल स्टेज है। यहां कार्यकाल जो इसने बताया है वो बताया है कार्यकाल 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष इसका कार्यकाल बताया। बस आपको यही जो मैं पढ़ा रहा हूं इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो मान लेना कि कंप्लीटली हर डाउट से दूर है। पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उन सब चीजों को आप भूल जाइएगा। बस फिलहाल क्या पढ़ रहा हूं वही ऑथेंटिक है, याद रखना। 10 से 13 वर्ष इसका कार्यकाल बताया है। परंपरागत स्तर बोलेंगे, औपचारिक बोलेंगे, रूढ़िगत बोलेंगे, लौकिक बोलेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत, लौकिक, औपचारिक, ये सब इसके हिंदी के नाम है। कार्यकाल क्या हो गया? 10 से 13 वर्ष इसका नाम हो गया। इसके भी इसने दो ही पार्ट बताए हैं। इसके भी इसने क्या किए हैं? दो पार्ट बताए हैं। कौन कौन से? एक अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, नाइस बॉय नाइस गर्ल। नाइस बॉय नाइस गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही है। दूसरा पार्ट इसने बताया है जिसका नाम दिया है इसने सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति लिख सकते हैं आप, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, इसको लॉ एंड ऑर्डर स्टेज बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। समझिएगा, परंपरागत स्तर, इसके दो पार्ट हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, और दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की, सामाजिक सीक्वेंस को बनाए रखने की अवस्था भी आप इसको कह सकते हो।
सामाजिक सीक्वेंस को बनाए रखने की व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, और वो क्या है, अच्छा लड़का और लड़की की अवस्था। समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। 10 से 13 वर्ष के बच्चे को इसने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, और सामाजिक, दोनों को समझ लो, नाइस बॉय नाइस गर्ल। यहां जब बच्चा होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की में, तो यहां वो क्या करता है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, यदि मैं नैतिकता का पालन करता हूं तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। यहां 2 चीजें याद रखना, सिर्फ 2 बिंदु याद रखना। एक तो अनुमोदन, क्या याद रखना, अनुमोदन, ठीक है। अनुमोदन का मतलब क्या है, प्रशंसा प्राप्त करना, अनुमोदन। प्रशंसा जहां आधार बन जाता है, और एक संबंध, अंतरवैयक्तिक संबंध, 2 चीजें याद रखना। इस अवस्था में बच्चा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। उसे लगता है कि यदि मैं नैतिकता का पालन करूंगा, सब कहेंगे देखो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कारी है, कितना संस्कारी है, ठीक है। तो ये इस अच्छे कहलाने के चक्कर में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वो नैतिकता का पालन करता है। दूसरा, अंतरवैयक्तिक संबंधों के लिए, संबंध बनाने के लिए, संबंधों को बचाने के लिए नैतिकता का पालन करता है। यहां वो ये कह सकता है कि पत्नी की जान बचाना जरूरी था, क्योंकि उसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। उसको संबंधों की खातिर उसने चोरी की तो गलत नहीं की, क्योंकि संबंधों के माध्यम से उसको प्रशंसा मिलेगी कि हां सही किया, तुमने अपनी पत्नी की जान बचाई। तो जहां अंतरवैयक्तिक संबंधों के लिए और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है, वो अवस्था कौन सी होती है, अच्छा लड़का लड़की अवस्था। अभी तक प्रश्न केवल एक ही पूछा गया है, इसमें से केवल ये, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की किस अवस्था में होती है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत। आपको उत्तर बताना है परंपरागत, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैंने बता दिया है, अनुमोदन प्राप्त करने और अंतरवैयक्तिक संबंधों की खातिर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बच्चा नैतिकता का पालन करता है। यहां वो संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है। तो लिख लो एक छोटी सी लाइन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, नाइस बॉय नाइस गर्ल। यहां पर बालक, यहां पर बालक अंतरवैयक्तिक संबंध, यहां पर बालक अंतरवैयक्तिक संबंध कोमा अनुमोदन, अंतरवैयक्तिक संबंध कोमा अनुमोदन तथा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करेगा, कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, इसलिए मैं नैतिकता का पालन कर रहा हूं। तो ये अच्छा लड़का और लड़की की अवस्था है। यहां अनुमोदन मुख्य होता है, अनुमोदन मतलब प्रशंसा प्राप्त करना, और यहां अंतरवैयक्तिक संबंध मुख्य होते हैं। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको। आगे देखें, इसके ऊपर आते हैं अपन, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। देखिए ये अवस्था जो है वो क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। यहां बच्चा थोड़ा मेच्योर ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, मेच्योर ज्यादा होता है। और जब मेच्योरिटी ज्यादा आती है तो वो सामाजिक नियमों को बहुत ज्यादा मानता है। वो ये मानता है कि कानून की दृष्टि में सब समान है, कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे वो कोई भी हो, कानून सब पे लागू होता है। और इसलिए हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम समाज के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था पूरी टूट जाएगी। तो यहां समाज के प्रति उसमें कर्तव्य भावना होती है, कानून के प्रति उसमें सम्मान की भावना होती है। यहां वो कहेगा कि हिंज ने अच्छा नहीं किया, ऐसे तो हर कोई चोरी करने लग जाएगा, ये तो पूरी व्यवस्था, जो सामाजिक सीक्वेंस हमारा बना हुआ है वो तो टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। तो यहां वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है, यहां सामाजिक व्यवस्था के प्रति कर्तव्य भावना की बात करता है, यहां वो समाज के नियमों की अक्षरशः पालना की बात करता है। ये कौन सी अवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान या लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। तो इसमें लिख लो आप छोटी सी लाइन, क्या लिखोगे इसमें, लिख लो इसमें, इस अवस्था में बालक कानून की नजर में सबको सम्मान मानता है, कानून की नजर में सबको सम्मान मानता है। इस अवस्था में बालक कानून की नजर में सबको सम्मान मानता है तथा सामाजिक नियमों की पालना पे बल देता है, तथा सामाजिक नियमों की पालना पे बल देता है, सामाजिक नियमों की पालना पे बल देता है,
सामाजिक नियमों की पालना पे बल देता है। यहां पर वो चोरी को गलत मानता है, यहां पर वह चोरी को क्या मानता है, गलत मानता है। तो ये आपको याद रखना है, यहां समाज प्रधान है, सामाजिक व्यवस्था प्रधान है, तो समाज के अकॉर्डिंग उसे करना है, समाज के खिलाफ उसे नहीं जाना है, समाज के नियमों की पालना करनी ही करनी है। तो ये बातें जो करेगा वो कहाँ करेगा, तो समाज के प्रति कर्तव्य भावना होती है, समाज को सब कुछ मानता है बच्चा इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति, और कानून की नज़र में सब समान है। कानून टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ने भंग कर दिया तो फिर धीरे धीरे सब भंग करना शुरू कर देंगे, याद रखना। फिर देखो अंतिम स्टेज की ओर अपन चल रहे हैं, और वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये सिर्फ कन्वेंशनल थी, अब आ जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट लग जाएगा कन्वेंशनल के, इनके उत्तर परंपरागत, उत्तर औपचारिक, उत्तर लौकिक, उत्तर रूढ़िगत, इन सब के आगे उत्तर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत है, उत्तर औपचारिक है, उत्तर रूढ़िगत है, उत्तर लौकिक है, याद रखना। इसने 13 से 16 वर्ष या आगे जो भी है वो चलता रहेगा, 16 वर्ष नहीं, आगे मतलब कंप्लीटली चलता रहेगा, 13 से आगे नेक्स्ट चल मान सकते हैं अपन इसको। किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग अपन 19 वर्ष कर सकते हैं, 13 से 19 वर्ष, लेकिन इसको आगे भी इसने माना है कि आगे चलती ही जाएगी, तो स्पेशली 13 से आप 19 वर्ष लिख सकते हैं। बाकी कार्यकाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं, 4 से 10, 10 से 13 और 13 से 19 वर्ष। ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज में माइंड में रखना है कि अपने को किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत, उत्तर औपचारिक, उत्तर लौकिक, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके इसने 2 पार्ट बताए। कितने पार्ट बताए हैं? 2 पार्ट बताए। एक है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था, और एक इसने बताई है आंतरिक विवेक, आंतरिक विवेक की अवस्था। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और यहां इनर सोल है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही समझना आप। उत्तर परंपरागत स्तर के 2 पार्ट बताए हैं इसने, सामाजिक समझौते की अवस्था, आंतरिक विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौता क्या है समझिए, सोशल कॉन्टेक्ट अवस्था स्टेज किसको बोलेंगे? सोशल कॉन्टेक्ट का मतलब यह है कि जब बच्चा यहां पे होता है, एक प्रकार से पूर्व किशोर अवस्था का समय है, तो यहां पे जब बच्चा होता है तो वो अनुबंध के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। अनुबंध कैसे? वो बहुसंख्यक की इच्छा को महत्वपूर्ण मानता है कि बहुसंख्यक का कल्याण होना चाहिए, बहुसंख्यक कल्याण। अधिकारों की भी बात करता है कि मानव अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। किसकी रक्षा होनी चाहिए? मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मानव अधिकारों की रक्षा की भी बात करेगा, बहुसंख्यक कल्याण की भी बात करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, और नियमों की भी पालना होनी चाहिए, नियम की भी पालना होनी चाहिए। 3 चीजें आ गई यहां पे, समझिए। सामाजिक समझौता अवस्था क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रश्न एक ही पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है किस अवस्था में बच्चा अनुबंध आधारित नैतिकता का पालन करता है, तो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आधारित नैतिकता का पालन सामाजिक समझौते की अवस्था है। मतलब क्या है? बच्चा बहुसंख्यक की इच्छा को, कि समाज एक बहुसंख्यक है, हमें बहुसंख्यक की कल्याण को महत्व देना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत कल्याण को। हाँ, हिंज का अधिकार है कि अपनी पत्नी की जान बचाए, लेकिन उसके इससे चोरी करने से बहुत सारे लोग उत्श्रृंखल हो जाएंगे, तो यह भी गलत है। तो अधिकार का समर्थन भी है, लेकिन वो नियम के दायरे में, कानून के दायरे में उसको पालन करना चाहिए। तो मानव अधिकार की बात तो करता है कि जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वो जीवन जीने का अधिकार कानून की सीमा में होना चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। तो बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देना, मानव अधिकार को मानना, लेकिन नियमों के दायरे में उसकी पालना पे बल देना, यह अवस्था कौन सी है? सामाजिक समझौते की अवस्था। क्या लिखेंगे? लिख लो, लिख लो, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति मानव अधिकारों का समर्थन करता है, व्यक्ति मानव अधिकारों का समर्थन करता है, लेकिन नियमों के तहत, कानून के तहत मानव अधिकारों का समर्थन करता है, लेकिन नियमों के तहत, यानी नियमों से बाहर नहीं जाना चाहिए। अधिकार है जीवन बचाइए, लेकिन कानून को तोड़ के नहीं। कानून को तोड़ोगे तो बहुसंख्यक
की इच्छा के खिलाफ होगा। तो बहुसंख्यक कल्याण को महत्वपूर्ण कहां मानता है? सामाजिक समझौते में। बहुसंख्यक कल्याण को महत्वपूर्ण मानता है, नियमों के तहत अधिकारों का समर्थन करता है कि अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नियमों के तहत, नियम से बाहर जाकर आप अधिकारों की पालना नहीं कर सकते, याद रखना। तो यह सामाजिक समझौते की अवस्था यहां समाज के साथ अनुबंध कर लेता है। बहुसंख्यक कल्याण पे, मानव अधिकारों का समर्थन, लेकिन नियमों की पालना पे बल देता है। नियमों से परे नहीं होना चाहिए, नियमों के अंदर ही होना चाहिए मानव अधिकारों की पालना। अब जो अंतिम आप देख रहे हैं इधर, आंतरिक विवेक। आंतरिक विवेक अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसको सार्वभौमिक न्याय की अवस्था भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सार्वभौमिक न्याय, ठीक है। सार्वभौमिक न्याय, आंतरिक विवेक, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, यूनिवर्सल जस्टिस की बात करता है, इनर सोल की बात करता है, तार्किकता की बात करता है। ये वो अवस्था होती है जहां वो समाज के नियम कानून को, इन सब को अलग कर देता है। वो ये कहता है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। अंतरात्मा के आधार पर नैतिकता का पालन, अंतरात्मा की बात करेगा, लॉजिकता की बात करेगा, विवेक की बात करेगा, तार्किकता की बात करेगा। यहां वो कह सकता है हिंज ने सही किया। एक व्यक्ति गलत रेट ले रहा है, गलत तरीके से पैसे ले रहा है, तो उसने गलत क्या किया? जरूरी था उसको सबक सिखाना। और अपनी पत्नी की जान को बचाने के लिए जब वो 200 नहीं $1000 दे रहा था, तो उसने गलत क्या किया? उसने गलत क्या किया? उसने सही किया। तो यहां वो तार्किकता की बात करेगा, वो लॉजिकता की बात करेगा, वो विवेक की बात करेगा, वो न्याय की बात करेगा। और न्याय यही कहता है कि जब $200 के $2000 ले रहे हैं तो वो गलत था, और उस गलत व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उसने सही किया। तो यहां वो ऐसी बातें करेगा। जैसे सीटेट में एक प्रश्न आ गया, प्रश्न यह आया कि गणपत नामक व्यक्ति आयकर नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? वो कहता है मैं क्यों दूं, सरकार मेरे पैसे को अनावश्यक बांध के निर्माण पे खर्च कर रही है, यानी जिस बांध की जरूरत नहीं थी वहां पैसा लगा रही है, इसलिए मैं तो आयकर नहीं दूं। तो जब ऐसी बातें करता है, इसका मतलब कौन सी अवस्था है? वो आंतरिक विवेक है, जहां लॉजिकता की बात करेगा कि मैं पर्दा प्रथा को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये है, चाहे वो समाज के खिलाफ है, लेकिन ये गलत है। मैं मृत्यु भोज का इसलिए विरोध करता हूं कि समाज ने तो माना है उसको, लेकिन मैं समाज के खिलाफ जा रहा हूं कि गलत है, इससे ये चीजें होती हैं। तो जहां लॉजिकता की बात करेगा, जहां विवेक की बात करेगा, जहां तार्किकता की बात करेगा, वो अवस्था कौन सी है? सार्वभौमिक न्याय या आंतरिक विवेक की अवस्था। तो इसमें लिख लो, इस अवस्था में बालक समाज से ऊपर उठकर विवेक के आधार पर, इस अवस्था में बालक समाज से ऊपर उठकर विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। समाज से ऊपर उठकर विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। अंतरात्मा के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। किसके आधार पे? अंतरात्मा के आधार पे, विवेक के आधार पे, तार्किकता के आधार पे हर गलत का विरोध करेगा, सही का समर्थन करेगा। इसलिए सबसे उच्चतर अवस्था, नैतिकता की सबसे उच्चतर अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये उच्चतर अवस्था है आंतरिक विवेक की अवस्था, ठीक है। जहां वो अपने विवेक की सुनता है, तार्किकता की बात करेगा, ये बेटर है, सबसे बेस्ट अवस्था यही है। किशोर अवस्था का बच्चा जब उत्तर किशोर अवस्था में आता है तो वो लॉजिकली बात करेगा हर चीज़ के पीछे। तो ये विकास की अवस्थाएं, इसको देख लीजिएगा। ये कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत था। 3 स्तर, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, कौन सी अवस्था किस में आती है ये आपको याद रखना है, और इनकी जो विशेषताएं बताई हैं उनको अपने जहन में बसा लेना। फिर एग्जाम्पल कैसा भी आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं कुछ टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, उसके माध्यम से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो प्रश्न आए हैं वो इसी दायरे में आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको याद रखिएगा। 3 स्तर, 6 अवस्थाएं। अब देखो, इसके साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैरोल गिल्लिगन जो कोहलर की शिष्या थी, ठीक है, कैरोल गिल्लिगन एक महिला है, और इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का विरोध करते हुए 1982 में अपना सिद्धांत दिया। कैरोल गिल्लिगन महिला मनोवैज्ञानिक है। तो कैरोल गिल्लिगन ने कहा कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में महिला अधिकारों की बात नहीं की, देखभाल की बात नहीं की, रिश्तों की बात नहीं की, तो महिला अधिकारों की बात नहीं की। इसलिए इसका जो सिद्धांत था वो महिला अधिकार पे था। किस पे था? महिला अधिकार पे था, कि महिलाएं तार्किकता के बजाय रिश्तों को महत्वपूर्ण मानती हैं, ठीक है। रिश्ते, देखभाल, इसके आधार पे इसने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था 1982 में।
कब दिया? 1982 में। तो कैरोल गिल्लिगन जो कोहलरबर्ग की शिष्या थी, इन्होंने कोहलरबर्ग का विरोध करते हुए, कोहलरबर्ग की आलोचना करते हुए कहा कि ये महिला अधिकारों की बात नहीं करता, रिश्तों की बात नहीं करता, देखभाल की बात नहीं करता। महिलाएं जो होती हैं वो नैतिकता में रिश्तों के आधार पर, केयर यानी देखभाल के आधार पर नैतिकता का पालन करती हैं। इस आधार पर प्रश्न आज तक नहीं आया है। कैरोल गिल्लिगन ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। तो महिला अधिकारों की बात करने वाली कौन है? कैरोल गिल्लिगन। रिश्तों की बात करने वाली, रिश्तों के आधार पर नैतिकता की बात करने वाली कौन है? कैरोल गिल्लिगन। और देखभाल को सबसे महत्वपूर्ण, केयर को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाली कौन है? कैरोल गिल्लिगन। तो तीनों बिंदु लिख लेना, महिला अधिकारों की बात की, रिश्तों की बात की और देखभाल की। इन्होंने क्या किए हैं? 3 स्टेज बताए, 3 स्टेज बताए हैं। तीनों के नाम देख सकते हैं, कोई विशेष नहीं है, प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपको देखना है, फिर भी आपको क्या करना है? देखना है। एक पूर्व परंपरागत, वही सेम बताया है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और प्रसव परंपरागत, प्रसव परंपरागत। कैरोल गिल्लिगन ने 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और प्रसव परंपरागत। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वही बता रहा हूं जो जरूरी है जानना, अनावश्यक नहीं बता रहा। पूर्व परंपरागत क्या है? जहां बच्चा आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है, अपने हित के अनुसार नैतिकता का पालन करता है। किसके अनुसार? हित के अनुसार, कि मेरे लिए सही है वही मैं करूंगा। तो पूर्व परंपरागत में आत्म केंद्रित माना है कि अपने हित के अनुसार नैतिकता का पालन करेगा, जहां उसको फायदा होगा वो काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो यहां इसने इसको सेल्फिश माना है पूर्व परंपरागत में, आत्म केंद्रित और हित के अनुसार। परंपरागत में बलिदान, आत्म बलिदान, यहां वो समाज के अनुसार करता है, ठीक है ना, वो बलिदान कर देता है, समाज के दूसरे लोगों के अनुसार नैतिकता पालन करेगा। तो खुद के बारे में, यहां तो खुद के बारे में सोच रहा है, स्वयं के बारे में सोच रहा है, यहां वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? दूसरों के बारे में सोच रहा है, ठीक है ना, कि खुद के बारे में। यहां एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि मान लीजिए वो कोविड से सही हुआ है और उसको प्लाज्मा डोनर करना चाहिए अपना, लेकिन वो नहीं करेगा कि मैं जाऊंगा, संक्रमित हो जाऊंगा हॉस्पिटल में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं क्यों करूं, ये बात नहीं करेगा। यहां हो जाऊंगा तो क्या है, किसी और की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, दूसरों की जान बचाने के लिए। तो दूसरों की जान बचाने के लिए जो कार्य करेगा वो परंपरागत है। और प्रसव परंपरागत क्या है? औचित्य, विवेक, विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन। यहां वो विवेक की बात करेगा, औचित्य की बात करेगा कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, ये सही क्यों है और गलत क्यों है। तो औचित्य और विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन कहां करता है? प्रसव परंपरागत। तो 3 लाइनें छोटी छोटी लिख लो। परंपरागत खुद के अनुसार, खुद के हित के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार नैतिकता का पालन करता है। खुद के हित, आत्म केंद्रित, स्वयं के हित के अनुसार। यहां दूसरों के अनुसार, समाज के अनुसार, खुद का हित नहीं देखेगा, दूसरों का हित देखेगा, तो बलिदान करता है यहां पे। और प्रसव परंपरागत, यहां वो औचित्य और विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। तो औचित्य और विवेक, सही क्या है और गलत क्या है, औचित्य और विवेक के आधार पर करेगा। कैरोल गिल्ली कौन कौन है? महिला मनोवैज्ञानिक, कोहलरबर्ग की आलोचना करते हुए महिला अधिकार, रिश्ते और देखभाल के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। 3 स्तर बताए, प्रसव, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और प्रसव परंपरागत। तो ये शॉर्ट में देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न बहुत रेयर चांस में आए तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आप कोहलरबर्ग को देख लीजिएगा। ये नैतिक विकास सिद्धांत यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम भाषा विकास और गामक विकास को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।